ऑल्दो आप लोगों को अगर वर्टेक्सेस मालूम है, ट्रायंगल के वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो आप लोगों को एरिया निकालना आता है। ठीक है कि नहीं? देयर इज नो प्रॉब्लम, और ढंग से आप निकाल भी लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि मैं कुछ वर्टेक्सेस स्पेसिफाई आप लोगों को अभी बताऊंगा। उनका जो एरिया रहता है वो अगर आप याद रखेंगे तो कंपेरेटिवली आपको फायदा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ढंग से सुनना। अगर मेरे पास वर्टेक्सेस हैं, ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास वर्टेक्सेस क्या है, ए है कोई वर्टेक्स, ध्यान से सुनना, ए बी सी। अगर ए वर्टेक्स है x1 y1, बी क्या है x2 y2 और सी क्या है x3 y3, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होता है? ओनली इंफॉर्मेटिव क्लास है, कुछ भी नहीं है, ढंग से समझना। ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होता है, ध्यान ही है ना आपको, कितना होता है? डिटरमिनेंट के टर्म्स में बताया था कितना होता था? x1 y1 1 बता दें क्या? 1 x3 लिख दें 1, तो x2 x3 लिख देते हैं, और y1 y2 और y3 और 1 1, इसका क्या है 1/2 है क्या? 1/2। तो मुझे ये मालूम है और अल्टीमेटली यही मुझे अप्लाई करना है हमेशा। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आप एक्सपर्ट नहीं है, 12th में डिटर्मिनेंट भी एक टॉपिक होगा जिसकी हेल्प से आप आसानी से मैनिपुलेट कर लेंगे। लेकिन मैनिपुलेशन के बाद भी मैं ये चाहूंगा कि जो मैं वर्टेक्सेस बताना चाह रहा हूं उनका जो एरिया होता है वो आपको याद करना है। वो बहुत विजन वाली बात है, मतलब अल्टीमेटली ऐसा है कि वो जो वर्टेक्सेस हैं वो स्पेसिफाई, कभी तो वो सर्किल पे लाई करेंगे, सर्किल के पे लाई करने वाले वर्टेक्सेस होंगे, कभी इलिप्स पे लाई करने वाले वर्टेक्सेस होंगे, कभी पैराबोला पे लाई करने वाले वर्टेक्सेस होंगे। तो वो जर्नल है, वो मैनिपुलेशन आपको याद रहेगी तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। बात समझ में आ गई ना? तो कंसंट्रेट करिए। अगर आपके पास ए क्या है, ढंग से समझिए, ए को ही लिखना चाह रहा हूं मैं, ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1। काफी दिन बाद आपको यह समझ में आएगा, ये एक जनरल पॉइंट होता है किस पे? इलिप्स पे। इसमें से अगर मैं थीटा को एलिमिनेट करूंगा तो x² + a² + y² b² = 1 आता है, जो कि एक इलिप्स होता है। ये बात बाद में समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर इस टाइप के 3 पॉइंट हैं, फॉर i = 1, 2, 3, तो 3 पॉइंट आ जाएंगे, समझ गए ना? तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना रहता है, डिटरमिनेंट से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट आ गए तो एरिया निकालने में कोई टेंशन है क्या? नहीं है ना? लेकिन फिर भी आप लोगों को भी इसके फायदा बाद में समझ में आएगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये याद रखें कि अगर a cos थीटा 1 b sin थीटा 1, a cos थीटा 2 b sin थीटा 2, a cos थीटा 3 b sin थीटा 3, ये अगर वर्टेक्सेस हैं तो इसको डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद एरिया क्या आता है वो आपको याद भी रखें। ये मैं चाहता हूं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसके मल्टीपल रिवार्ड्स हैं, बाद में जाके जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी वो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये बात बाद में समझ में आएगी कि ये तीनों पॉइंट किस पे लाई करने वाले पॉइंट्स हैं? इलिप्स पे लाई करने वाले जनरल पॉइंट्स हैं। बात समझ में आ गई ना? तो अभी तो आप लिख लीजिए, ऐसे नोट करिए। मतलब ये कोई कंसेप्ट नहीं है, याद रखेंगे अच्छी बात है, नहीं इसे डिटरमिनेंट से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टेप्स बढ़ जाएंगे। समझ गए ना? लिख लो यार, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एरिया, ऐसे लिखो, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एरिया। कोऑर्डिनेट की पितामह जो बुक है, जबरदस्त बुक है, वो है एस एल लोनी। मतलब इतनी जबरदस्त किताब है, उन लोगों ने एरिया जब चैप्टर शुरू किया है तो ये इन्हीं के एरिया पूछे निकलवाए हैं। मतलब जो उन्हें मालूम है कि लिफ्ट में जाके क्या चीज काम आने वाली है या हाइपरबोला में क्या काम आने वाला है, उसी का एरिया निकलवाया है, कोई वैसे वैसे पॉइंट्स का एरिया नहीं निकलवाया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना?
कंसंट्रेट करिए, ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1, ए कॉस थीटा 2 बी साइन थीटा 2, ए कॉस थीटा 3 बी साइन थीटा 3। इससे जो हमारे पास क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया कितना होता है मुझे तो याद नहीं रहता, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, 2ab साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3 बाई 2 साइन। इस फॉर्म में याद रहेगा तो बेटर है, नहीं याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहने के बहुत मल्टीपल रिवार्ड्स हैं। लिप्स वगैरह में भी अच्छी प्रॉब्लम्स आप जल्दी कर पाएंगे। थीटा 3 माइनस थीटा 1, समझ गए ना, बात समझ में आ गई ना। मतलब कोई टफ नहीं है ये, लेकिन याद रहेगा तो बेटर, गुड, कैलकुलेशन बचेगी, समझ गए ना, बात समझ में आ गई ना। अब सर्किल तो कुछ दिन बाद स्टार्ट किया ही जाएगा। सर्किल क्या होता है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। पहले ये नोट कर लो, ये याद करना चाहिए आपको ढंग से। है बाई 2 भी है यार, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक है ये। बात समझ में आ गई ना, ये जरूर याद करना है। ठीक है ना। अब भाई आपने किसी ने अपने हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया, तो लंग की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी ना। मॉर्निंग वॉक से बहुत फायदा होता है, मालूम है। आप लोग उस पर जल्दी जगते हैं क्या, है इवनिंग वॉक पे विश्वास रखते हैं या नाइट वॉक पे, है। ध्यान से देखिए, मतलब याद ये रखना है, लेकिन एक रिजल्ट आपको अपने आप ही याद हो गया। 3 पॉइंट वो भी बहुत काम के होते हैं, कुछ दिन बाद समझ में आएंगे। वो किस में है, सर्किल पे। मतलब अगर मेरे पास आर कॉस थीटा आई, आर साइन थीटा आई, इस टाइप के 3 पॉइंट्स हैं फॉर थीटा आई इक्वल टू 1 2 3, बात समझ में आ गई ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, मैं ये चाहता था कि बाद में लूं, या मतलब ये बात ध्यान रखना, आर कॉस थीटा आई आर साइन थीटा आई, इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर इस टाइप के 3 वर्टिक्सेस हैं, ये सर्किल पर लाई करते हैं, जो बाद में बात समझ में आएगी, लेकिन आपको याद ही रखना है। आर कॉस थीटा 1 आर साइन थीटा 1, आर कॉस थीटा 2 आर साइन थीटा 2 एंड आर कॉस थीटा 3 आर साइन थीटा 3। ऐसे अगर 3 वर्टिक्सेस हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, सिंपली ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर हो गया है, तो कितना आ जाएगा 2r²। इसे याद करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इससे ऊपर वाला याद ही है हमें, बाई 2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3 बाई 2 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 1 बाई 2। गॉट इट, समझ गए ना, है। बात समझ में आ गई नहीं, ओके, 2 हो गए। थर्ड वन, ये तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैराबोला की, छप के आया था लास्ट टू लास्ट ईयर भी, मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है जेई में, एकदम रिजल्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम थी, जिन्हें याद था उन्होंने कर लिया था। लिख लीजिए जरा, अगर मेरे पास क्या है, 80² कॉमा 280, इस टाइप के पॉइंट्स हैं, ढंग से समझना। आई, यहां आई लिख दिया है, आई इक्वल टू क्या है 1 2 3 के लिए क्या 3 पॉइंट आ जाएंगे, 81² 281, 82² 282 एंड 83² 283। ठीक है ना। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, किसकी, पैराबोला की। ये बात याद रख सकते हैं, अगर पैराबोला बाद में समझ में आएगा। पैराबोला पर जनरल पॉइंट होते हैं, ढंग से सुनना। इसका जो एरिया आता है, जैसे आई को 1 लेगा, इसका एरिया कितना रहता है, एरिया लिख लीजिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कितना रहता है इसका एरिया आता है
इसका एरिया होता है ए स्क्वायर T2 माइनस T3, नहीं T2 माइनस T3 नहीं, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 एंड T3 माइनस T1। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? लिख लिया, नोट कर लिया? पैराबोला में आप जाके टेंजेंट भी पढ़ेंगे, ऐसे पॉइंट पे टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ आते हैं तो वो भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, इसको मैं तीनों वर्टेक्स लिख देता हूं, थोड़े से टफ है। ए T1 T2, लेकिन बाद में ये याद ही करना पड़ता है क्योंकि टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट होता है T1 और T2 पे। ए T1 T2, ए T1 प्लस T2। बी मेरे पास है ए T2 T3, ए T2 प्लस T3 एंड सी है ए T3 T1 एंड ए T3 प्लस T1। अगर इस तरह के तीन वर्टेक्स हैं, बाद में जाके आपको ये मालूम पड़ेगा कि याद ही करने पड़ते हैं। एबीसी तो जो ऊपर मैंने बताए थे वो पैराबोला पर 3 पॉइंट्स हैं, उन पे टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाले पॉइंट होते हैं। इसका एरिया आता है सिमेट्रिक रेशियो पूछा गया था। ये ए स्क्वायर बाई 2 एकदम आसान है। T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 एंड T3 माइनस T1। मतलब एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया है जिसके वर्टिक्सेस क्या हो, ए T1 T2, ए T1 प्लस T2, ए T2 T3, ए T2 प्लस T3 एंड ए T3 T1 एंड ए T1 प्लस T3। और वो एरिया कितना है? मतलब आप लोगों को कोई टफ नहीं है, फैक्ट है जो ओवरऑल कोऑर्डिनेट जब पूरी पढ़ लेंगे तो यूजफुल रहेंगे। इनको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी और ये बाद में याद भी करने पड़ेंगे। टेंजेंट की प्रॉपर्टी रहती है ये कि पैराबोला पर ये पॉइंट है, इन पे जो एरिया होता है और जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे उनसे जो एरिया का क्या होता है, डबल होता है। ये इसका डबल है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी आपको यह ध्यान रखना है कि इस टाइप, अभी से याद रखोगे तो बेटर रहेगा। मतलब अगर हमारे पास एबीसी इस टाइप के पॉइंट्स हैं तो एरिया ये आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर एबीसी इस टाइप के पॉइंट्स हैं, और याद भी नहीं रखना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अब एटम एक जगह रहेंगे तो ध्यान भी हो जाएंगे आपको। बात समझ में आ गई नहीं? ये आ गया, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए। ये तो आपने सीखा भी होगा। अगर मेरे पास है ए टी कॉमा ए अपॉन टी, ये किस पे लाई कर रहे हैं पॉइंट? ये तो सीखा ही होगा, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर पे लाई कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये ज्योमेट्री होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उस पे लाई करने वाले पॉइंट से। अगर मैं यहां पे आई लिखूं और आई इक्वल टू क्या कर दूं, 1, 2, 3, तो जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना होता है? उसका एरिया भी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 और T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 एंड T3 माइनस T1, ओके, अपॉन T1, T2, T3, नथिंग एल्स। समझ गए? बात समझ में आ गई कि नहीं? ये पैरामेट्रिक इक्वेशन, जैसे लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको अभी याद है कि नहीं? क्या है?
एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा, वेयर आर इज पैरामीटर, थीटा इज कांस्टेंट। ऐसे ही जब ये कर्व सीख लेंगे सब, तो सबकी पैरामीटर की इक्वेशन तो याद ही होगी, और कर्व पे लाई करने वाले 3 पॉइंट से जो एरिया बनेगा वो अगर याद रखेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत आसानी रहेगी। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगी चीजें। बात समझ में आ गई ना? समझ गए ये है? अल्टीमेटली पढ़ना क्या है पूरी कोऑर्डिनेट में आपको? स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन में है क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सर्किल भी बहुत डिटेल में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन मैंने क्या बताया, सब पे लाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट किसी सर्किल पे ले लें हम, 3 पॉइंट एलिप्स पे ले लें, 3 पॉइंट हाइपरबोला पे ले लें, 3 पॉइंट पैराबोला पे ले लें, तो उनसे जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया कितना होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने आपको बताएं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना? कोई डाउट? जल्दी लिखो, ढंग से लिखना, क्योंकि ये याद ही करना है, इसलिए करेक्ट लिखा होना चाहिए। आ गया? लिख लिया? सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखा है, तो आप ऐसे लिख दो, दीज आर द 3 वेरिएबल पॉइंट्स। एक नोट करके लिख लो, these are the 3 variable points, these are the 3 points on ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. These are the 3 points on ellipse. फर्स्ट वाले पे एंड में लिख लेना, these are the 3 points on ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो ऐसे ही आएगा ना। जो सेकंड लिखा है सर्किल का लिखा है, दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑन सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑन सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है? इसमें लिख लीजिए, दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इससे आगे जो लिखा है वो लिख लो, this triangle is formed, this triangle is formed by intersection point of tangents. This triangle is formed by intersection point of tangents at T1 at AT1 square, 281, AT2 square, 282, AT3 square, 283. This triangle is formed by intersection point of tangent at 3 points, AT1 square, 281, AT2 square, 282, AT3 square, 283, to the parabola y square equal to 4ax. ये जो है ना पैराबोला पे, ये 3 पॉइंट है, उन पे अगर हम टेंजेंट बनाएं, ठीक है ना, तो उन टेंजेंटों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उनके वर्टेक्सेस ये आ जाते हैं और उसका ये एरिया होता है। समझ गए ना? एंड लास्ट वन, दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ गए ना? एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना।
और कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं मैं, आपको भी नहीं करनी है अभी, कोई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है वो, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास 3 नॉन पैरेलल लाइंस हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग है, ए आई एक्स बी आई वाई प्लस सी आई इक्वल टू 0, दीज आर द 3 लाइन्स फॉर आई इक्वल टू 1, 2, 3। अगर ये नॉन पैरेलल हैं, नॉन कॉन्करेंट है, तो इनसे क्या बनेगा? ट्राइंगल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और इनसे ट्राइंगल अगर मेरे पास बनना है तो उसका एरिया निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आपको आता है, वर्टेक्स आ जाएंगे और उसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो एरिया आता है, इसका जो फॉर्मेट है, डायरेक्टली अगर आप इवेल्युएट करना चाहें तो उसे याद भी रखना है, आपको कंसंट्रेट करना। कैसे? ये मेरे पास 3 लाइन आ गई। आपको एक फैक्ट भी समझ में आएगा कि कई बार बुक्स में क्या होता है, ये दिया होता है कि ये 3 लाइन कॉन्करेंट है, a2x प्लस b2y प्लस c2, नॉन पैरेलल है लेकिन इंटरसेक्टिंग तो है, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? सेम है। तो इसकी कंडीशन क्या दे रखी होती है? ऐसे लिखा होता है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अगर ये 0 होता है तो ये तीनों लाइंस कैसी होती हैं? कॉन्करेंट। मैं जो आपको रिजल्ट बता रहा हूं वो तुरंत याद भी हो जाएगा। ये बहुत यूजुअल रिजल्ट है, बहुत आसान सा रिजल्ट है। 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। इसका मतलब क्या है? 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरे को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरे को सेटिस्फाई करेगा। और इससे कंडीशन आती है क्या है? डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0। इनफैक्ट होता क्या है, अगर मैं इस तीनों लाइन से, ये L1 इक्वल टू 0 है, इट इज L2 इक्वल टू 0 एंड इट इज L3 इक्वल टू 0। तो इन तीनों लाइन से अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूं तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना आता है? इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही आता है। कंसंट्रेट करना, आपको याद भी करना है। ढंग से देखिए कितना आता है? 1/2 होता है, ठीक है ना? और ये डिटरमिनेंट लिखा होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। लिख सकते हैं आप, कोफिशिएंट्स लिखें a3 b3 c3। ये डिटरमिनेंट हो गया। इसका स्क्वायर होता है और अपॉन में कुछ आता है। तो इसका ये ऊपर आ रहा है, तो जब ये 0 होगा तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब एक्चुअली आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि डिटरमिनेंट, आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं मालूम है। इससे जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया कितना आता है? ये एक्सप्रेशन ऊपर आता है। और अपॉन में क्या आता है? 3 टर्म्स आते हैं, ढंग से देखना। a1 b2 माइनस b1 a2, a2 b3 माइनस b2 a3। और क्या आना चाहिए? थर्ड अपने आप बताइए। a3 b1 माइनस b3 a1। समझ गए ना? सिमिट्री में गए। आप ऐसे मान के चलिए, को फैक्टर्स वगैरह आप बाद में सीखेंगे। a1, इन दोनों लाइंस को बंद कर दीजिए, मतलब a1 b1 c1 एंड a2 a1 a2 a3, इसको बंद करिए तो क्या आएगा आपके पास? मतलब इस वाली लाइन को बंद करेंगे तो कहां से स्टार्ट किया अपन? a2 a1 से स्टार्ट किया है, a1 b2 b1 c2। लास्ट वाली को बंद कर दीजिए, या मत बंद करिए, क्या चक्कर में पड़ रहे हो बना होते। ध्यान से देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये 0 है, तो ये लाइंस कॉन्करेंट क्यों आती हैं? क्योंकि इसकी इनसे जो 3 लाइंस है उससे एरिया का जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या होता है? ये एक्सप्रेशन होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो एरिया अगर 0 होगा तो लाइंस कैसी होंगी? कॉन्करेंट। एरिया 0 कब होगा? जब ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या होगा? 0। बात समझ में आ गई ना? इनफैक्ट आपको ये, अगर ये 3 लाइन्स हैं और ये इंटरसेक्टिंग है, तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया ये रहता है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है। अगर हमारे पास ये एरिया 0 होगा तो लाइंस कैसी होंगी? कॉन्करेंट। तो उसके लिए जरूरी क्या हो गया? कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनना है वो क्या होना चाहिए? 0। बात समझ में आ गई ना?
आपको याद करने के लिए क्या करना है, ये जनरली ध्यान रहता है कि कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनना है वो 0 होगा तो लाइंस कॉन्करेंट होती हैं। तो उल्टा ध्यान रखना है कि एरिया के फैक्टर में क्या आता है 1/2 और उसका स्क्वायर, अपॉन में क्या आते हैं a1 b2 माइनस b1 a2 सिमेट्री से जाते हैं। मतलब a1 b2 b1 a2 फिर a2 b3 b3 b2 a3 फिर a1 b3 और a3 b1। समझ गए ना, बात समझ में आ गई? ढंग से नोट कर लो, इसे लिख लो। क्या नहीं, तो वो तो आप कब 0 होगा वो आप बताइए, कब 0 होगा? थोड़ा इतना सोचा तो ये भी सोचिए, क्यों कब 0 होगा? इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप कितना है? -a1 अपॉन b1 और दूसरे का स्लोप कितना है? -a2 अपॉन b2। तो a1 b2 माइनस b1 a2 या कोई भी इनमें से एक पेयर 0 कब होगा? उसका मतलब क्या है? दो लाइंस पैरेलल हो गई तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, खत्म। बात समझ में आ गई कि नहीं? ट्राइंगल मतलब अगर ये 0 आ रहा है ऊपर वाला तो लाइंस कॉन्करेंट होंगी। अपॉन वाले में से कोई भी एक एक्सप्रेशन 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? दो लाइंस कोई पैरेलल होंगी और दो एक्सप्रेशन 0 हो रहे हैं तो तीनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट? ढंग से नोट करना है इसे। ऐसे हेडिंग भी डाल सकते हैं कि व्हेन 3 लाइंस आर गिवन, नॉन पैरेलल 3 लाइंस आर गिवन, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब नॉट अ बिग इशू। ऐसे आसान से ट्राइंगल के वर्टेक्सेस आ रहे हैं अगर हमें, तो ये कोई मेहनत नहीं लगाने वाले हम, ये फॉर्मूला नहीं लगाने वाले, आसानी से वर्टेक्स निकाल लेंगे, वर्टेक्स वाला लगा देंगे। लेकिन फैक्ट एरिया की बात हो रही है, वेरिएबल ही वेरिएबल चल रहे हैं और कुछ चल रहा है, मतलब तो हमें टेंशन में नहीं पड़ना कि सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट कोफिशिएंट्स ये लगाना है और करना है, अप्रोच करना है प्रॉब्लम को। बात समझ में आ गई नहीं? है? कर लिया? यस। नहीं, वो तो डिफरेंस, इसका डिफरेंस होता तो कुछ बनता ऊपर में, ये तो प्रोडक्ट है, छोटे छोटे डिटर्मिनेंट है। मतलब और शॉर्ट में आप लिखना चाहते हैं इसे तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना कैसे। 2 की डिटरमिनेंट लिख सकता हूं, कैसे आता है? 1/2। ध्यान से देखना क्या था, मैं तो भूल रहा हूं। a1 b1 c1, ओके। a2 b2 c2, a3 b3 c3। इसका क्या है? होल का जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, ठीक है ना। अपॉन में छोटे छोटे 2 डिटरमिनेंट वाले हैं। एक फैक्टर में क्या आ रहा था? a1 b1 a2 b2, a1 b2 माइनस b1 a2 आया था ना। इसको ओपन करेंगे तो कैसे आएगा ये? दूसरे में क्या आया था? a2 नहीं, क्या आया था? b2 a3 b3, ऐसा ही था ना। a2 b3 माइनस b2 a3। तीसरे में क्या लिख सकते हैं हम? a3 b3 a1 b1, ऐसा ही था ना। मॉड ले लेंगे। a3 b1 माइनस b1 a3, गलत कर दिया क्या? a3 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे शॉर्ट में और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये है, समझ गए ना? है? हाँ हाँ हाँ, वो तो अलग ही आता है यार एरिया, वो तो आता ही है ना। एरिया एक्सपेंड करना नहीं आता, वैसे ही एक्सपेंड कर लेंगे। समझ गए कि नहीं? नहीं, किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। किसी एक को एक्सपेंड करके बताऊं क्या? बताया शुरुआत में। a1 इनको दबा लेंगे, b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस b1,
इन दोनों को दबा लेंगे, A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 इसको और इसको दबा लेंगे, A2B3 माइनस B2A3। समझ गए? ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए अभी।